support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शहर बेंगलुरु के डीजे हल्ली केजी हल्ली तनाज़ा में यूएपीए के तहत गिरफ्तार 7 मुलज़मीन की डिफ़ॉल्ट बेल पर रिहाई हुई है। इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से एक ख़ुसूसी मुलाकात हमारे नाजरीन के लिए पेश है, जिसमें उन गिरफ्तार लोगों की रिहाई के अलावा यूएपीए बिल के ताल्लुक़ से बात करेंगे। 2009 में एडवोकेट मोहम्मद ताहिर एक प्रोटेस्ट के सिलसिले में जेल गए, जहां मजबूर और बेबस मुलज़मीन को देखकर उनके हक़ के लिए लड़ने का फ़ैसला करते हुए उन्होंने एलएलबी में दाखिला लिया और फ़लाह आम्मा की गर्ज से इस मैदान में क़दम रखा। फिर एलएलएम की डिग्री हासिल की। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर कई समाजी इदारों से भी जुड़े हुए हैं। इस इंटरव्यू में हमारे सिटी रिपोर्टर अनीस अहमद एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से बात करेंगे। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर भाई, डीजे हल्ली तशद्दुद में जो आप तफसील से कुछ बताना चाहेंगे? डीजे हल्ली केजी हल्ली के इशू में 2020 में 11 अगस्त के दिन एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शर्मनाक पोस्ट फेसबुक में आई थी, जिसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने स्टेशन में प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट के दौरान कुछ हादसा ऐसा हुआ कि फुल फ्लेज राइट्स में बदल गया। उस राइट्स में बदलने के बाद पुलिस ने इसको एक अपने ऊपर हमले की तरह इसको समझा और बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादतियाँ की। इसमें शुरुआत में ही 2-4 दिन के अंदर ही 400 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया और टोटल इसमें तकरीबन 500 लोग अरेस्ट हुए। इन 500 लोग में उन्होंने क्या किया कि उसमें जितने भी जो लोग अरेस्ट हुए थे उन लोगों को पर एक से ज़्यादा बहुत सारे केस उनमें डाले। तकरीबन 70 एफआईआर इस पूरे इंसिडेंट में दर्ज हुई, जिनमें बहुत सारे लोगों को 25-25, 30-30 एफआईआर पुलिस ने जानबूझ के डाली ताकि ये लोग जेलों से बाहर ना निकले और निकलने के बाद भी कोर्टों में चक्कर लगाते रहें। बाद में इसमें 2 केस, जिसमें कि एक डीजे हल्ली स्टेशन के ऊपर अटैक और एक केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक थे। इन 2 केसों के ऊपर यूएपीए इन्वोक किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दी। अब जैसे कि आपको मालूम है, यूएपीए केसेस सिर्फ के ऊपर जो एलिगेशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट लोगों के ऊपर लगते हैं, जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी या मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक्टिविटी करते हैं उनके ऊपर ये यूएपीए लगते हैं। मगर इस केस में, अगर इस केस में ही नहीं है, थोड़े दिनों से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का एक ट्रेंड हो गया है पिछले 3-4 सालों में। जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम करता है या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ असेट करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी वो यूएपीए लगाकर उसको जेलों में डाल देते हैं। उनके पीछे मकसद क्या रहता है? उनको मालूम है कि यूएपीए एक बहुत सख्त कानून है कि ऐसे केसेसों को ऐसे लोगों को यूएपीए केसों में फंसाया जाए ताकि इनको ना ही कोर्टों से बेल मिले और इनका ट्रायल भी नहीं चले और सालों सालों ये लोग जेलों में सड़ते रहें। और बस जब बाद में जब चार्जशीट फाइल हुई, एनआईए ने जब 6 महीने बाद चार्जशीट फाइल की, तो उन्होंने क्या किया कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, एसडीपीआई के लोगों को, जो लोग जहाँ पर पहले तौर पर वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट करने गए थे और उन्होंने वहाँ पर पुलिस की मदद भी की थी, इसके बावजूद पूरे एविडेंस होने के बावजूद भी उन ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस ने, एनआईए ने ख़ास तौर पे ऐसे 49 लोगों को सिलेक्ट करके उनके ऊपर यूएपीए लगाए और बाकी लोगों के ऊपर राइटिंग केसेस लगाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि तकरीबन जो 500 लोग शुरुआत में अरेस्ट हुए थे, वो 6-7 महीने के अंदर, तो उनमें ज़्यादातर लोग, तकरीबन 300-350 लोग रिलीज़ होकर आ गए। मगर फिर भी एक बड़ा तबका जिन पे यूएपीए लगा था और जो दूसरे मल्टीपल केसेस थे, वो लोग जेलों के अंदर थे। तो इसी में इस दौरान के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनआईए ने बहुत सारी खामियां की थी। उनमें से एक खामी जो थी कि उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन को 90 डेज से ज़्यादा 180 डेज से परमिशन लेने में जो लीगल नॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि अक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाता है और अक्यूज़ को इन्फॉर्म करने के बाद ही कोर्ट उसको एक्सटेंशन देता है, तो ऐसे ये लीगल प्रोसीजर के ऊपर एनआईए ने लैप्स करके बगैर लोग अक्यूज़ को इन्फॉर्म किए बगैर उनको वो ये एक्सटेंशन ऑर्डर ले लिया था। तो हमने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और उस ऑर्डर को सबसे पहले जब हमने चैलेंज किया और डिफ़ॉल्ट बेल जब लोअर कोर्ट में मांगी, तो डिफ़ॉल्ट बेल को उन्होंने एप्लीकेशन को 2 महीने पेंडिंग रख के जनवरी के महीने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। फिर जनवरी में हमने हाई कोर्ट में उसमें फ़ाइल की और वो हाई कोर्ट में मुख्तलिफ बेंचों के सामने आई और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाई कोर्ट ने हमारे पूरे कंटेंशन को माना और वो बताया कि जो ये डिसाइड किया कि जो भी एक्सटेंशन ऑर्डर पास हुआ था
NIA की एप्लीकेशन के ऊपर वो एक्सटेंशन ऑर्डर रॉन्ग है। तो उन लोगों ने जो उस वक्त में यानी कि 11 नवंबर को जो लोग भी इस UAPA के अंदर में जेलों के अंदर थे उनको डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की। उस ऑर्डर के ज़रिए से पिछले 2 दिन पहले 7 लोग जेल से निकले और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तकरीबन 20 लोग, टोटल 20 लोग और 13 लोग, मज़ीद 13 लोग भी इसमें बाहर निकलेंगे जिसको इस ऑर्डर का फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी अगर हम इस ऑर्डर को साइड में रखें तो जो NIA ने जो फाइनल चार्जशीट डाली है उसमें बहुत सारी कोताहियाँ हैं और कोताहियाँ ऐसी ग्रेव हैं कि उनमें कोई भी कोर्ट कन्विंस हो सकता है कि उसको ऑर्डर देने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी बेल्स एप्लीकेशन फ़ाइल की है, लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द, और मेरी जो पर्सनल कोशिश है जितने भी लोग ये DJHL KGHL इशू में इन्वॉल्व हैं, जो कि किसी ना किसी हद तक कभी कोई ना कोई इन्वॉल्व हो सकता है, मगर उनके गुनाह इतने बड़े नहीं हैं कि उनको 10 महीने या टेररिस्ट केसों में डाला जाए। तो मेरी कोशिश है कि उन लोगों को किसी भी हालत में को जल्द से जल्द बकरीद से पहले रिलीज़ कराने की इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगा इंशाल्लाह। दिल्ली के 3 लोग जो स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, जो दिल्ली का जो केस था उसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स के अलावा टोटल 17 ऐसे लोग थे जो कि उसमें FIR में डाले गए थे। और पुलिस का मकसद ही क्या था कि जो लोग इसमें सामने आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट को खिलाफ लोगों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो एज ए लीडर बन के जो लोग सामने आते हैं, उनको पुलिस का टारगेट करने का एक तरीका है जो कि दिल्ली से ही शुरू हुआ है। और उसमें एक्चुअली जब ये केस हुआ था तो सबसे पहले PFI के 4 लोगों को अरेस्ट किया था। तो जब उन्होंने PFI के 4 लोगों को लास्ट मार्च में अरेस्ट किया था तो मैं खुद जाके वहाँ पर उन 4 लोगों को रिलीज़ कराया था। और मेरे रिलीज़ कराने के बाद क्या हुआ कि पुलिस को क्या रियलाइज़ हुआ कि अगर ये ऐसे ही सेक्शन में केस रहेगा तो ये सारे लोग रिलीज़ हो जाएंगे। तो पुलिस ने क्या किया, ये लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के महीने में उस केस में UAPA इन्वोक कर दिया। जब मैंने रिलीज़ कराया था उसी केस में, क्योंकि जो FIR 16 जो FIR जिस FIR में उमर खालिद भी है, उस FIR में ही पहले 4 लोग अरेस्ट हुए थे। पर जब उनको मैंने रिलीज़ कराया तब UAPA इन्वोक नहीं किया था उन्होंने। तो उन्होंने बाद में क्या किया, अप्रैल के महीने इन्वोक किया और धीरे धीरे जामिया मिलिया के जो लोग थे उन एक्टिविस्ट को पकड़ा, फिर JNU यूनिवर्सिटी के एक्टिविस्ट को पकड़ा, फिर पिंजरा तोड़ के जो लड़कियाँ थी उसमें उन लोगों का रोल क्या था। उन लोगों ने जाफराबाद में इनसे हुआ था और जाफराबाद में उनको एक्यूज़ बनाया गया था जाफराबाद के केस में। जब उनको बेल मिली, जिस दिन बेल मिली, पुलिस ने फिर उनको UAPA में इन्वोक कर दिया। तो यही ही एक तरीका है उनका कि इन लोगों को, ऐसे मासूम लोगों को जेलों में डाला जाए ताकि इन लोगों को नहीं मिले। ये शुरुआत असल में हुई थी, अगर आपको याद होगा कि भीमा कोरे गाँव का जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में हमला हुआ था दलितों के ऊपर, मगर FIR नॉमिनल RSS के वर्करों के ऊपर हुई। मगर बाद में जब पूरा केस आया, वो पूरे जो लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर पूरा केस टर्न हो गया और एक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेके, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से लेके, एक बड़े से बड़े एक्टिविस्ट से लेके, स्टैनली जैसे 87 ईयर ओल्ड के एक सोशल वर्क, एक प्रूवन जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है सोशल वर्क, उसको भी एक्यूज़ बनाया। तो गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, जैसे अभी उन्होंने बोलते थे टूल किट बनाते, तो गवर्नमेंट की एक टूल किट है कि जो भी एक्टिविस्ट, जो भी लोग सामने आते हैं, जो लोग सोसाइटी में आगे बढ़कर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो उनको एक UAPA के अंदर हम लोग अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या होगी, ना ही सिर्फ उनकी हिम्मत टूटेगी, दूसरी सोसाइटी में जो ऐसे लोग जो उनकी मदद के लिए आते हैं उनको भी एक तरह से एक सबक मिलेगा और वो लोग भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का एजेंडा है ये, और ये एजेंडा शुरू हुआ था भीमा कोरे गांव से, जो कि बाद में दिल्ली में उन्होंने किया। और दिल्ली की जो चार्जशीट है, दिल्ली की चार्जशीट कितनी, तकरीबन 18,000 पेज की चार्जशीट है और उसमें इतना बकवास है उस चार्जशीट में, कुछ भी नहीं है उसमें। मगर फिर भी उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक UAPA ऑफेंस इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने और उसी को जस्टिफाई करते रहते हैं। जैसे आपको मालूम है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट देने के बावजूद भी उसको चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी इसको सही से करेगा और एक ऐसा प्रेसिडेंट पास करेगा जिससे कि इस UAPA को मिसयूज़ उसका पूरी तरीके से रुकेगा। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली का जो 18,000 पेजों का बिल्कुल बकवास है, तो इसी तरह हिंदुस्तानी कानून के ज़रिए जो मस्बत फ़ैसले हो रहे हैं उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी कानून का मिसयूज़ शुरू होता है तो लोगों की नज़र में आता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा टाडा या पोटा जो केस थे, ये शुरू में हम लोगों को लगता था, या आमतौर में सब लोगों को लगता था, ये सिर्फ टेररिस्ट लोगों को रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए गया, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मुतासिर होते हैं।
और शुरू में जब भी कोई कानून बनता है, चाहे टाडा बना हो, चाहे पोटा बना हो, चाहे यूएपीए बना हो, ये सारे कानूनों में क्या होता है, एक इस अच्छी नीयत से बनता है, पर बाद में सिस्टम उस कानून के लूप होल्स को उठा के उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करती है। इसी मिसयूज़ की वजह से टाडा को रिपील किया गया, बाद में पोटा को रिपील किया गया। पोटा को रिपील करने के बाद फिर जो 1967 का जो यूएपीए एक्ट था, उसको अमेंडमेंट करके उसको एक इंडिया का टेररिस्ट कानून बनाया। और जिस तरीके से ये चल रहा है रिपील, तो मुझे लगता है कोर्ट को, हमारे जो कोर्ट्स हैं, इसको उठना पड़ेगा। और जिस तरीके खाली सिर्फ 1-2 जजमेंट्स देने से फ़ायदा नहीं चलेगा। ये जितने भी यूएपीए के मैटर्स हैं पूरे इंडिया में, इसको पूरे एक तरह से रिव्यू करना पड़ेगा। और इनमें जो भी नौजवान सालों से सड़ रहे हैं, उनको बेल के, तो उनको एक तो पहले तो बेल देनी पड़ेगी और जल्द से जल्द उनके स्पीडी ट्रायल करने पड़ेंगे। तभी हम लोग एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, तभी हिंदुस्तान में एक रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है। और मुझे जुडिशरी में पूरा उम्मीद है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ी गलती हमारे जो सोशल सिस्टम है उसका भी है, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे केसेस लेकर सामने जाते नहीं हैं, ऐसे हायर कोर्ट्स के सामने लेकर नहीं आ पाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कोर्ट केस नहीं बना पाते हैं। इसकी वजह से इन सब चीज़ों में डिले होती है। मगर मुझे उम्मीद है कि हवा बदल रही है, इंशाल्लाह इसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा और बहुत जल्द बहुत सारे जो मासूम लोग मुख्तलिफ़ केसों में ऑल इंडिया में डिफरेंट जेलों में फंसे हुए हैं, उनको इंशाल्लाह राहत मिलेगी। नाजरीन, एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से हमारी गुफ्तगू जारी है। डीजे हल्ली केस में जो कोर्ट ऑर्डर्स के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट बेल मिली है, इसका मतलब हम ज़रा एडवोकेट ताहिर साहब से पूछना चाहेंगे। हाँ, देखिए, जो असल में जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वो उसमें हिसाब से 115 लोगों को डिफ़ॉल्ट बेल मिली है। मगर एक्चुअली इसमें से ज़्यादा 115 लोगों में से ज़्यादातर लोग, यानी कि तकरीबन 100 के करीब लोग ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। और इस डिफ़ॉल्ट बेल का जो सीधा फ़ायदा होगा 15 लोगों को होगा। ये डिफ़ॉल्ट बिल का मकसद क्या है और ये मतलब क्या है कानूनी से? जी, डिफ़ॉल्ट बिल किसको बोलते हैं? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक लिमिटेड पीरियड, यानी कि जो लॉ में पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे 90 डेज़ या 60 डेज़ पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया, उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी कर पाए और चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, तो एक्यूज़ जो लोग जेलों के अंदर होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर चार्जशीट भी फाइल हो गई है और एक्यूज़ भी अंदर हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट बिल के माने क्या हैं? देखिए, यूएपीए के अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न है। इसमें प्रोविज़न में क्या होता है, जब 90 डेज़ आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए हो जाते हैं, तब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक रिपोर्ट देता है, कोर्ट में बोलता है, और रिपोर्ट दे के सेक्शन 43D के अंदर में, और कोर्ट से एक एक्स्ट्रा टाइम पूछता है, जो एक्स्ट्रा टाइम कोर्ट 180 डेज़ तक ग्रांट कर सकती है। उसके बाद उनको पावर होती है कि 180 डेज़ के अंदर वो चार्जशीट डालें। तो इस केस में क्या हुआ था कि 3 नवंबर को इन्होंने एक रिपोर्ट डाली थी एक्सटेंशन के लिए, और 3 नवंबर के दिन ही वो ऑर्डर पास हो गया था। तो जो 90 डेज़ थे पूरे हुए, तो वो 11 नवंबर को हुआ था। तो उस दिन हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, और जब हम डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, वो रिजेक्ट इसलिए हो गई कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की है और इन्होंने परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल टाइम ले लिया। तो इसमें एक लीगल फ्लॉ था। लीगल फ्लॉ क्या था कि जब भी कोई ऐसे एक्सटेंशन एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, तो उसमें एक्यूज़ को नोटिस देना ज़रूरी है, ताकि, क्योंकि एक्यूज़ का जो एक राइट है, जो एक फंडामेंटल राइट उसका जो एक इनग्रेव हो रहा है और कोर्ट उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर रहा है, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के जजमेंट में पहली बार हितेंद्र ठाकुर के केस में बोला गया था, एक्यूज़ को नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1996 में संजय दत्त के केस में स्पेसिफिकली बोला कि अगर एक्यूज़ को नोटिस भी नहीं दिए, तो एटलीस्ट एक्यूज़ का प्रेजेंस रहना, ताकि अगर वो उसको अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे तो कर सके, बोल के एक रेशो फॉर्मुलेट किया था 1996 में। उसके बाद पहली बार इंडियन हिस्ट्री में यूएपीए मैटर में एक डिफ़ॉल्ट बिल, जबकि एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन भी पूरी करी, चार्जशीट भी फाइल करी, और एनआईए ने एक्सटेंशन को रिपोर्ट भी फाइल की। तो ये जो हाई कोर्ट में ऑर्डर में हमने जो इनकी एक्सटेंशन रिपोर्ट को इलीगल बोल के हमने चैलेंज किया था, और जो ऑर्डर है वो इलीगल है बोल के हमने उसको चैलेंज किया था, तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को, एक्सटेंशन ऑर्डर को कैंसिल किया। तो जो एज ए एडवोकेट जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो एक्सटेंशन ऑर्डर था, उसको क्वैश कराना हमारा कंट्रीब्यूशन था। अब वो क्वैश हो गया, तो कॉन्सिक्वेंटली उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी लोग उस वक्त जेल में थे उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिलना बोल के। तो ये वो ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर पर से डिफ़ॉल्ट बेल नहीं है, ये पर से ऑर्डर है, जो एक्सटेंशन जो रिपोर्ट का इन्होंने जो ऑर्डर था, उसको हमने क्वैश किया है। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो उस वक्त में जेल में थे उन लोगों को, क्योंकि 90 डेज़ पूरे हो गए थे, उनको जेल से रिहाई मिली है। तो ये इस केस का जिस्ट है।
अच्छा एडवोकेट साहब, इन केसेस के अलावा यूएपीए के तहत आप और कौन से केसेस की पैरवी कर रहे हैं जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली बेसिकली मेरा जो कोशिश है कि बहुत सारे ज़्यादातर फोकस यूएपीए में रहे बोल के, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि एक तो बहुत सारे लोग जेलों के अंदर रहते हैं इसमें और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, और एडवोकेट क्योंकि इस केस का नौयत ऐसी रहती है, इसमें बहुत सारी बल्कि चार्जशीट रहती है, एविडेंसेस बहुत रहते हैं, तो बहुत सारे एडवोकेट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और बहुत ही चुनिंदा एडवोकेट्स हैं पूरे इंडिया में जो कि इसमें हैं, और कर्नाटका में और साउथ इंडिया में एक बेस्ट एडवोकेट बालन है जो कि यूएपीए में बहुत एक्सपर्ट हैं, और मेरी जो भी नॉलेज है उनसे ही सीखी है मैंने, उनके ही पीछे मैंने पूरा इल्म हासिल किया है। मैं जिनको केसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक्चुअली मैं बहुत तीन चार मेजर केसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और लोगों की नज़रों में वो केसेस याद भी रह सकते हैं, लोगों को भी उनकी मेमोरी में केसेस याद है। आपको मालूम होगा कि एक चिन्ना स्वामी केस इंसिडेंट चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ था, वो केस 2011 में हुआ था। 2011 में होके पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई। 2013 में दिल्ली में कुछ लोग अरेस्ट हुए थे किसी और दूसरे मसले में, फायरिंग के मसले में अरेस्ट हुए थे एक, फिर पुलिस ने वहाँ पे उन लोगों की जब कुछ लोगों को इंटरोगेशन किया तो इन पुलिस के हिसाब से इंटरोगेशन के दौरान उन लोगों ने डिस्क्लोज़ किया कि भाई हम लोगों ने एक इंसिडेंट किया था जो कि बेंगलोर के अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ब्लास्ट किया। तो पुलिस ने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन को पिक किया, फिर एक तकरीबन 12 लोगों को अरेस्ट किया डिफरेंट इलाकों से, और उन लोगों को चिन्ना स्वामी केस में फ्राई किया। मैं उस केस का ट्रायल कर रहा हूँ, और पूरे ट्रायल के दौरान मुझे लगा कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को फंसाने के लिए किए, अपने पूरे प्लान किए, मटेरियल्स प्लान किए और उन लोगों को फंसाया। और उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ट्रायल इसमें बहुत स्लो चलता है और बहुत सालों तक इसका रिज़ल्ट आता नहीं है, तो इनमें से 6 लोग ऑलरेडी बेचारों क्या किए, अपने गुनाह को कबूल करके प्लीड गिल्टी कर लिए। हाँ, जो इसकी वजह क्या है कि क्योंकि ट्रायल नहीं चल रहा था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो विटनेसेस को बहुत मुश्किल से लेके आती थी, सालों हो गए थे, जिसमें सज़ा सिर्फ उनको 3 या 4 साल मिलती थी, वो 7-8 साल तक जेलों के अंदर थे, तो वो लोग परेशानी में आके उन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया। तो ऐसे जहाँ पर जो केसेस रहते हैं जहाँ पर पुलिस का मकसद ये रहता है कि इन लोगों को फंसा के, और ये जो इन्होंने प्लीड गिल्टी किया इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, पुलिस ने इनको लूर किया, पुलिस ने इनको लालच दे के फंसाया, तो इन्होंने बच्चे जेल में आने के इरादे से, जेल से बाहर आने के एक मकसद से इन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया। तो इस तरह के केस चलते हैं। दूसरा एक केस जो आपने को याद होगा शायद कि इसका बीजेपी ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ था 2013 में इलेक्शन से पहले, आज तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, आज तक उस केस को चार्ज तक नहीं हुआ है। यानी कि चार्ज वो स्टेज होती है जबकि ट्रायल शुरू होने वाला होता है, आज की डेट में उस केस को चार्ज भी नहीं हुआ है वो केस को। तो 8 साल से तकरीबन 21 नौजवान तमिलनाडु वाले जेलों में ऐसे पड़े हैं और बगैर किसी चार्ज के। इसी तरीके से एक केस में जो कर रहा हूँ जिसमें अब्दुल रहमान बोल के एक अक्यूज़ पर्सन है बेचारा, उसको 2011 में अरेस्ट किए थे, आज तक उसका ट्रायल ही चल रहा है। बड़ी मुश्किल से 2019 में जब मैंने केस को टेक ओवर किया, ट्रायल को स्पीड अप किया और अब वो ट्रायल फाइनल स्टेज में चल रहा है। तो इस तरीके से इंसिडेंट्स हैं जिनमें क्या होता है, बहुत सारे नौजवान फंस जाते हैं, उनको कोई अच्छा एडवोकेट नहीं मिलता, कोर्ट में उनकी स्पीडी ट्रायल नहीं होता और वो जेलों में फंसे रहते हैं। और हमको क्या लगता है, और हम लोग एज ए कम्युनिटी क्या होते हैं, जब इंसानों को अरेस्ट किया जाता है तब तो हमें याद रहते हैं, धीरे धीरे हम लोग उनको भूल जाते हैं। तो ये हमारे कम्युनिटी की एक बदकिस्मती है। एक दो जो केस आपको शायद याद होगा कि 2005 में टाटा इंस्टीट्यूट में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो बेंगलोर पुलिस कुछ ही एक्यूज़ को नहीं अरेस्ट कर पाई उसमें। फिर 2008 में किसी दूसरे केस में एक लड़का अरेस्ट हुआ, सलाहुद्दीन, फिर उसके स्टेटमेंट में वॉलंटरी स्टेटमेंट, जो कि वॉलंटरी स्टेटमेंट का जो तरीका रहता है पुलिस का, वो पुलिस बहुत टॉर्चर दे के उनको इस पर बनाती है। और पुलिस का मकसद क्या रहता है, जो भी पेंडिंग केसेस जहाँ हैं उनका रेफरेंस उन वॉलंटरी स्टेटमेंट में लाना, ताकि वो पुलिस ज़बरदस्ती उनको अरेस्ट कर सके और एक झूठा केस बना सके। तो 2008 में सलाहुद्दीन अरेस्ट हुआ लखनऊ में अरेस्ट होने के बाद फिर बाद में बेंगलोर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। बेंगलोर पुलिस ने अरेस्ट करने का तो 2008 में उस स्टेटमेंट में उन्होंने एक आदमी का नाम लिया, हबीब मियाँ का, जिसने उसको त्रिपुरा से अगरतला से बांग्लादेश बॉर्डर पास कराया था। 2008 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके 2017 में एक आदमी को पकड़ा, हबीब मियाँ बोल के एक आदमी को नाम को पकड़ा। 16 दिसंबर में बेंगलोर में लेकर आके उसको इस केस में फंसाया और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक वो हबीब मियाँ
को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज कर कब होता है, जब कोर्ट पूरे जो चार्जशीट मटेरियल होते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो मटेरियल होती है, उस मटेरियल में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं रहता कि उसका ट्रायल चल सके, तभी उसको डिस्चार्ज किया। देखो एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें एक एक्यूज़ को यूएपीए मैटर में डिस्चार्ज कर दिया, मगर इसमें बदकिस्मती क्या है बोले तो ये बेचारा जिस पे कोई मटेरियल नहीं, कोई उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं, उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, उसके 4 साढ़े 4 साल जेलों के अंदर गुजर गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्द वाली रहती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा इंटरेस्ट क्या है, इन सारे मेट्रो में काम करना और कोशिश करना एक ऐसी टीम तैयार करना जो कि इस मेट्रो को अच्छी तरह से इफेक्टिव ले सके। एक बहुत रिसेंटली मैं डील कर रहा हूँ यूपी के कुछ केसेस के ऊपर, तो उनमें मैंने यूएपीओ केस को कैसे मिसयूज़ किया जाता है और उसमें जो प्रोविज़न है, उसमें जो सेफगार्ड्स लॉ के अंदर एक्यूज़ लोगों को दी गई हैं, उनमें सबसे बड़ा सेफगार्ड क्या है कि कोई भी जो यूएपीए का ऑफेंस होता है उसको कोई भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, कोई भी उसके खिलाफ रजिस्टर कर सकती है। मगर ये ऑफेंस यूएपीए के अंडर में आता है या नहीं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है या नहीं, एनआईए एक्ट के अंदर में ये सिर्फ कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। मगर आपको शायद जान के हैरानी होगी, आज तक इस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इस पॉइंट को उठाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस में, और उसका जजमेंट भी रिजर्व हो गया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में एक बहुत अच्छा जजमेंट आएगा, और अगर ये जजमेंट आया तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टेररिस्ट केसेस में एक्यूज हैं उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम यही दुआ करते हैं कि आपके मुताबिक आप जिस तरह फ़ैसला उम्मीद कर रहे हैं उसके मुताबिक आप इसका फ़ैसला आए। शुक्रिया नाज़रीन।